हेलो दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 33 एंड 34 डिस्कस कर रहे हैं। एंड एज यू नो ये लेक्चर है पार्ट ऑफ आर 25 कंप्लीट आई एंड आईएफएस के कवरेज का पार्ट। ठीक है, तो जो 25 लेक्चर्स है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कंप्लीटली आई एंड आईएफएस का जो कंपोनेंट है फॉर द जैब एग्जाम आपको पढ़ा दिया जाए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, आप उनको रिवाइज करें थ्रू द पीपीटीज दैट वी आर मेकिंग। काफ़ी इंटरैक्टिव एंड अच्छे तरीके से वो बनाया जा रहे हैं ताकि आप आराम से चीज़ों को रिवाइज कर सको। शॉर्ट में आपको जो है नोट्स भी मिल जा रहा है पीपीटी को, अगर आप डाउनलोड कर रहे हो उसका पीडीएफ तो ठीक है। एंड आर एम इज ईच एंड एवरी जो भी सेशन है उससे आपको एटलीस्ट +2 मार्क्स फॉर द एग्ज़ाम आप सिक्योर करो, ताकि 50 लेक्चर्स में 50 से ऊपर हमारा स्कोर जरूर रहे। सो दैट इज आवर मेन एम एंड आई होप वी हैव बीन डूइंग वेल इन दिस एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा, राइट? बिकॉज आई हैव सीन मैनी पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दीज लेक्चर्स। आपके कमेंट्स ही हमारी स्ट्रेंथ है। वी हैव बीन गोइंग थ्रू योर कमेंट्स एंड सच बताओ तो कई बार टीयरी आइड भी हो जाते हैं हम तो रियली रियली थैंक्स। एंड भविंदर, नागार्जुन, अगम सिंह, विष्णु, Atharv, Vikas, Pavan has been constantly answering most of the sessions में जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पवन ज़रूर आंसर कर रहे हैं। प्रवीण हो गए, नवी आप भी आंसर कर रहे हो सारे जो सेशंस में क्वेश्चंस है। थैंक्स अ लॉट। सूरज, कार्तिकेय, सुमनजीत, श्री कृष्णा, जय, सागर, दलिप हैज़ बीन अ कांस्टेंट मोटिवेशन फॉर अस। थैंक्स अ लॉट। हिमांशी, अनु एंड केवल, ठीक है, थैंक्स अ लॉट। एंड यस, बहुत ही अच्छा जो आपका रिस्पॉन्स रहा है एंड आई होप वी हैव रियली हेल्प्ड यू इन योर प्रिपरेशन। ठीक है, दीपक ने भी आंसर किए हैं, किशोर कुमार, राइट? तो एक स्लाइड कम पड़ रही है, सो आई हैड टू कम अप विद वन मोर। तो यहाँ पे देखिए हम मॉड्यूल डी की शुरुआत कर चुके हैं एंड व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर इज द फॉरेक्स मार्केट। एंड इस सेशन में ये दो जो चैप्टर्स है नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 19 सेशन है ये। एंड यहाँ पर हम 33 34 नॉट दैट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, तो फटाफट हम कंप्लीटली पढ़ेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें पूछ ली जाती हैं तो उन पर थोड़ा स्ट्रेस दे के हम पढ़ेंगे, फटाफट हम कर लेंगे ये चीज़, ठीक है। बट फिर भी 4 क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं इन द प्रीवियस एग्जाम्स एंड सो वी विल बी डिस्कसिंग दीज चैप्टर्स। सॉरी। तो यहाँ कुछ टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनमें से आगे भी क्वेश्चंस आने के चांसेस है, सो वो हाईलाइट करूंगा मैं। व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? दिस चैप्टर इज ऑन फॉरेक्स मार्केट, ठीक है। फॉरेक्स का मतलब क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज मतलब लेट से आपके पास रुपीज है, ये रुपीज को यूज करके यू कैन बी बाइंग डॉलर्स, ठीक है। तो ये हो सकता है, डॉलर्स आप क्यों खरीदोगे? लेट्स आप इंडिया में रह रहे हो और आपको जो है यूएस में ओपन करना है अपना फैक्ट्री। यूएस में फैक्ट्री ओपन करने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत है। तो व्हाट यू विल डू, यू जो भी रुपीस आपके पास है वो आप ऑथराइज डीलर्स जो इंडिया में हैं उनके पास ले जाओगे और एक्सचेंज में वो आपको डॉलर्स दे देंगे। तो दैट इज़ द थिंग, तो इसे हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। ओके, अब इसके सामने इस मार्केट में, ठीक है, इसका मार्केट है यानी कि बायर्स एंड सेलर्स है। तो आप बाय कर रहे हो, कोई सेल कर रहा है, दिस थिंग हैपेंस। तो बायर्स एंड सेलर्स है यहाँ पर। तो बायर्स एंड सेलर्स जब होते हैं मार्केट बन जाता है वो। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स का जो ये मार्केट है, ये मार्केट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई इज इट सो? वी विल बी हैविंग अ वेरी क्लोज लुक एट दैट एंड हम समझेंगे कि फॉरेक्स मार्केट है क्या। तो मीनिंग, प्रोफाइल, एवोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है वो देखेंगे। इसके साथ देर इज सर्टेन फ्रेमवर्क, ठीक है, कंपोनेंट जो फॉरेक्स मार्केट के हैं। फीमा एक्ट हम देखेंगे। विल ऑल्सो हैव अ लुक एट द फेडाई जो एक बॉडी है ऑफ दीज फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स। इसके साथ एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म हो गया और अल्टरनेट रेफरेंस रेट्स है कई सारे। तो जो रेफरेंस रेट्स हैं, एडीआर जीडीआर क्या होता है, यूएस डॉलर इंडेक्स क्या होता है, वी विल हैव अ लुक एट दैट, ठीक है। फटाफट से देख लेते हैं फॉरेक्स मार्केट का मीनिंग क्या है। तो फीमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये एक एक्ट है इंडिया में जो कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए, एज द नेम इटसेल्फ सेज, ये लाया गया था। और ये फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज किस तरीके से करता है? सबसे पहला काम तो ये करता है कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है उसे डिफाइन करता है। तो वही डेफिनेशन हम देखेंगे। तो सेक्शन 2N ऑफ द फीमा एक्ट, यहाँ पर आपको फॉरेन एक्सचेंज का डेफिनेशन देखने को मिलेगा। तो फॉरेन एक्सचेंज का मेन मीनिंग होता है फॉरेन करेंसी, और इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? देयर इज डिपॉजिट्स, क्रेडिट, बैलेंस, पेएबल, जो फॉरेन करेंसी में पेएबल होते हैं, मतलब
ऑल द ट्रांजैक्शंस जो फॉरेन एक्सचेंज फॉरेन करेंसी में होते हैं वो सभी फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं। सिंपल सी बात, ठीक है। इसे थोड़ा इलाबरेटली यहाँ पे बताया गया है ताकि कोई भी चीज़ छूट ना जाए। डिपॉजिट्स, क्रेडिट, बैलेंसेस, ड्राफ्ट, चेक वगैरह हो गए। इसके अलावा जो भी इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड इंडिया वो क्या करते हैं, रुपीस में पेबल बहुत सारे जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स आउटसाइड इंडिया, ये इंस्ट्रूमेंट जो है लाए जा रहे हैं, बट देन रुपीस में पेबल होते हैं, यानी कि बाहर कंट्रीज से रुपीस जो है इंडिया में आ रहे हैं या फिर इंडियन रुपीस की रिक्वायरमेंट वहां पर हो रही है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, द एक्सचेंज ऑफ फॉरेन करेंसीज विद इंडियन करेंसी, सिंपल, सारे ट्रांजैक्शंस कम अंडर फॉरेन एक्सचेंज। अब यहाँ पर इस चीज़ की रिक्वायरमेंट कब हुई, तो 1971 के बाद ग्लोबल इंटीग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, यानी कि काफ़ी कंट्रीज और भी ज़्यादा दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड के माध्यम से बहुत ज़्यादा लिंक हो रहे थे। तो दैट इज़ वाई फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट उस समय काफ़ी ज़्यादा हो गई। ओके, तो उस समय से वी हैव बीन डूइंग दिस। इन 1971 में एक और चीज़ हुआ कि जो एक्सचेंज रेट्स हैं, फॉर एग्जांपल $1 अगर आपके पास है तो यू आर गोइंग टू गेट 80 रुपीज़ इन फ्रंट ऑफ $1, ठीक है। आज के डेट में 80 के आसपास होता है। तो ये जो एक्सचेंज, इसे हम एक्सचेंज रेट कहते हैं। और ये एक्सचेंज रेट किसके द्वारा और कैसे फिक्स होता है? 80 रुपीज़ किसने कहा है सर, कैसे हम मान लें कि 80 रुपीज़ है? तो ये चीज़ आज के डेट में फ्रीली फ्लोटेड है, ठीक है। फ्रीली फ्लोटेड, इसका मतलब क्या है देखते हैं। तो वो समझने से पहले हमें समझना होगा कि पहले के ज़माने में ये फिक्स किया जाता था। तो दो तरह के एक्सचेंज रेट सिस्टम्स होते हैं, फिक्स किया जाता है। आरबीआई सारी चीज़ें देखेगा, फॉरेक्स मार्केट, ग्लोबल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसा है, सब चीज़ें ध्यान में रख के आरबीआई फिक्स करेगा। हाँ, $1 के सामने 40 रुपीज़ जो है आपको देना पड़ेगा। इफ़ यू हैव टू बाय $1, 40 रुपीज़ देना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम था। बट आगे क्या किया गया, इसे फ्रीली फ्लोट कर दिया गया। यानी कि एक जो स्कीम आई थी लिबरलाइज्ड स्कीम के नाम से, LRMS के नाम से, तो ये जो स्कीम है इसके तहत ये किया गया कि इसका थोड़े कुछ ट्रांजैक्शंस में $1 के सामने 40 रुपीज़ आरबीआई फिक्स करेगी, ये वाला एक्सचेंज रेट यूज़ होगा, ये कहा गया था। और बाकी ट्रांजैक्शंस में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में फ्रीली फ्लोट, यानी कि मार्केट में जो भी रेट है, फॉर एग्जांपल $1 इनिशियली एक बंदे ने कहा 20 रुपये में दूंगा इसके सामने, दूसरे ने कहा अरे मैं 30 दूंगा आप मुझे दे दो, तीसरे ने कहा मैं 45 दूंगा आप मुझे दे दो। तो इस हिसाब से ये मार्केट में फ्रीली फ्लोट करने के बाद इस तरीके से जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट फिक्स होता है। तो दैट इज कॉल्ड फ्रीली फ्लोटेड। तो फ्रीली फ्लोट किया गया बहुत सारे करेंसीज को इन 1971। ओके, तो दैट इज व्हाई 1971 में इसकी रिक्वायरमेंट आई, ग्लोबल ट्रेड जो है इस तरीके से शिफ्ट हुआ। इसके साथ साथ ये किस तरह का मार्केट है, ओवर द काउंटर मार्केट, यानी कि एक्सचेंजेस के थ्रू बहुत ज़्यादा नहीं होता है फॉरेक्स मार्केट के डीलिंग्स, ये ओवर द काउंटर, एक्सचेंज के थ्रू नहीं, ओवर द काउंटर, यानी कि डीलर्स अपने आपस में, जैसे यूएस में आपको कोई ऐसा मिल गया जो डॉलर्स आपको दे रहा है, तो यू कैन गिव दैट उसके सामने रुपी जो है वो आप एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। या फिर ये मेनली ये होता है कि लोन्स वगैरह लेने में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। ओके, सो वी विल हैव अ लुक एट दैट। एंड मोस्टली ये सारे जो है ओवर द काउंटर है। इसके अलावा एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड टिपिकली आज के डेट में इस फॉरेक्स मार्केट का पार्ट है। एंड 24 आवर मार्केट है ये। कैसे सर 24 आवर्स कैसे? हमारा तो जो स्टॉक एक्सचेंज है वो सुबह खुलेगा एंड देन 3-4 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद मार्केट बंद हो जाता है, पर ये 24 आवर्स है। यानी कि इंडिया का ना बंद हो गया, अगर आपको कोई और कंट्री का वैसे खरीदना है ये चीज़ है तो यू कैन डू दैट, क्योंकि बाकी ऐसा होता है कि कहीं पर दिन है तो कहीं पर रात है, और पूरे 24 आवर्स में कहीं ना कहीं दिन तो हो गए, तो वहाँ का मार्केट खुला होगा। इस वजह से ये फॉरेक्स मार्केट इज कॉल्ड 24 आवर मार्केट। हमेशा ही ये मार्केट जो है चलता ही रहता है, एंड यू कैन ऑलवेज बाय और सेल द फॉरेन करेंसी। दैट इज़ वाई ये जो है काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है इस मार्केट में, बाइंग एंड सेलिंग। कोई ना कोई फॉरेक्स मार्केट, कोई ना कोई जो स्टॉक एक्सचेंज है कंट्री पूरे दुनिया में खुला ही होगा किस हर समय, ठीक है। क्योंकि कभी एक जगह जो है दिन होगा तो दूसरी जगह रात होगा, तो जहाँ पे दिन है वहाँ पे खुला होगा। तो ऑलवेज 24 आवर्स दिस मार्केट वर्क्स। अब थोड़ा एवोल्यूशन देख लेते हैं। 1970s में क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग को पहली बार अलाउ किया गया 1978 में इंडिया में, ठीक है।
बैंक्स वर अलाउड इंट्राडे ट्रेडिंग इन फॉरेन एक्सचेंज बाय आरबीआई। इसका मतलब ये है कि लेट्स से एसबीआई वांट्स टू गिव सम डॉलर्स एंड गिव सम रुपीस एंड बाय डॉलर्स, तो ऐसे में एसबीआई वो कर सकता है। ये चीज इंट्राडे यानी कि आपको एक दिन के अंदर ये जो डॉलर्स आपने खरीदे हैं फिर वापस से आपको डॉलर्स बेच के रुपीस जो है ले लेना है, तो वो एक दिन के अंदर यानी कि हमारे जो मार्केट के टर्म्स में 3-4 बजे के अंदर आपको इसे क्लोज कर देना होगा। उसे हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज में 1978 में अलाउ की गई थी। इससे पहले तो ये भी नहीं था, आप खरीद बेच नहीं सकते थे, अभी कर सकते हो। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग हम करेंगे क्यों? $1 के सामने लेट्स से अभी आपको 80 रुपीज़ मिल रहे हैं आज की सुबह, और आप फिर शाम के 2 बजे देख रहे हो तो ये 82 हो गया। तो ऐसे में आपने बहुत सारे डॉलर्स ले रखे होंगे, तो ईच डॉलर पे आपको 2 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर यू आर गोइंग टू सेल इट। ठीक है, जब ये सेल कर दोगे, लेट से किसी ने खरीद लिया, तो आपको यहाँ पर जो है यू विल बी गेटिंग द प्रॉफिट। तो इस तरीके से प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं। दिस इज वन ट्रांजैक्शन। इस तरह के बहुत सारे ट्रांजैक्शन है। तो बैंक्स को अलाउ किया गया कि एक दिन के अंदर यू कैन बाय एंड सेल इट 1978 में। उससे पहले ये भी नहीं था। अभी भी रेस्ट्रिक्शन है काफ़ी ज़्यादा। एक्सचेंज रेट रुपी का जो है वो आरबीआई जो है कई बार डिटरमाइन करता था, उसके बाद आरबीआई डिटरमाइन करने लगा, और 1970 से 80s की बात है ये। आरबीआई खुद डिटरमाइन करता था कि $1 के सामने कितने रुपीज़ जो है एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड थे। ठीक है, तो 2 तरह के ट्रांजैक्शंस एक्चुअली हम कर सकते हैं इंटरनेशनली। फॉर एग्जांपल यूएस है, ये इंडिया है, तो इंडिया से अगर आपको लेट्स से फैक्ट्री खड़ी करनी है इन यूएस, तो आप इंडिया में उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए मनी को एक्सचेंज करोगे, रुपीज़ को, और डॉलर्स में कन्वर्ट करोगे, और ये पैसे वहाँ पर ले जाके यू विल बी यूजिंग इट। तो इसे हम कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। यानी कि आप एक एसेट बना रहे हो, यहाँ पर जब भी एसेट या लायबिलिटी की बात होती है कैपिटल अकाउंट में जाता है वो, तो इसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पैसे आपके कोई रिलेटिव है जो कतार में रहते हैं, वहां पर आप भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंस, और ये क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर क्या कोई एसेट, आप बस पैसे भेज रहे हो, कोई पैसे वापस आना या फिर इंटरेस्ट उस पर कुछ नहीं मिलेगा, आपके फैमिली मेंबर है, रेमिटेंस कहते हो। और ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, यानी कि यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी एसेट और लायबिलिटी क्रिएटेड हियर, दैट इज अ करंट अकाउंट। तो 2 अकाउंट्स, और करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड थे उस समय। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन होने का मतलब ये है कि एक फैक्ट्री खड़ी करने के लिए लेट से 100 करोड़ 1000 करोड़ को आप जो है डॉलर्स में कन्वर्ट करके ले जा रहे हो, तो वो नहीं। आज के डेट में कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शंस पर लिमिट है, बट करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शंस यानी कि अगर आपको भेजने हैं पैसे किसी अपने को, यू कैन सेंड दैट थ्रू द करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो उसके लिए आप कितना भी एक्सचेंज जो है मनी कर सकते हो, 100 करोड़ 1000 करोड़ भी कर सकते हो। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन 1970s 80s में रेस्ट्रिक्टेड थे, उस पर भी सीलिंग लगा हुआ था कि 100 करोड़ से ऊपर आप नहीं चेंज कर सकते फॉर दिस पर्पस। आज के डेट में नहीं है, आगे हम देखेंगे ये चीज़। तो 1990s में क्या हुआ, सी रंगराजन कमेटी बनी, हाई लेवल कमेटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स थी ये। इसने LERMS विच इज़ लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर आए 1992। तो इस मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से ये कहा गया कि जो रुपी है उसके सामने डॉलर्स और बाकी करेंसीज का जो भी एक्सचेंज रेट है वो पहले आरबीआई डिसाइड करती थी कि 40 रुपीज़ होगा। अब आरबीआई इज नॉट गोइंग टू डिसाइड, नॉट जस्ट 40, इट कैन बी एनीथिंग, जस्ट एन एग्जांपल। तो ये आरबीआई डिसाइड करती थी। अब आज के डेट में आरबीआई इज नॉट गोइंग टू डिसाइड। LERMS स्कीम के तहत कुछ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शंस, जैसे 10 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल, उनमें से 6 ट्रांजैक्शंस के लिए फ्रीली फ्लोट कर दिया गया रुपी को, एंड 4 ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई इज गोइंग टू डिसाइड। 4 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस के लिए आरबीआई विल डिसाइड कि कितना एक्सचेंज रेट होगा, उसके हिसाब से ही होगा। तो ये किया गया इस स्कीम में। और आगे लिबरलाइज्ड मॉडिफाइड LERMS में फ्रीली फ्लोट, यानी कि आरबीआई बिल्कुल कुछ नहीं डिसाइड करेगी, सारे 10 के 10 ट्रांजैक्शंस फ्रीली फ्लोट कर दिए जाएंगे, यानी कि एक्सचेंज रेट कंप्लीटली फ्रीली फ्लोट कर दिया गया। आरबीआई इज नॉट गोइंग टू डिसाइड द एक्सचेंज रेट, वो चीज़ है, मार्केट डिमांड सप्लाई के बेसिस पर एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, दैट इज मॉडिफाइड LERMS। फाइनली 1994 में आर्टिकल 8 IMF का जो है वो एक्सेप्ट किया हमने, एंड करंट अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस है सारे के सारे हमने कंप्लीटली कन्वर्टेबल बना दिए। ठीक है, तो ये टर्म्स आपको समझ में आने चाहिए।
कंप्लीटली कन्वर्टेबल। कंप्लीटली कन्वर्टेबल होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन आप करंट अकाउंट के थ्रू करना चाहते हैं तो कितना भी रुपीस में आप करेंसी लेकर आओ, यू कैन एक्सचेंज दैट विथ एनी अदर फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटली कन्वर्टेबल। बट कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली कन्वर्टेबल नहीं है। एक लिमिट है कि 100 करोड़ तक ही आप एक्सचेंज कर सकते हो। अगर आप यूएस में फैक्ट्री खड़ी करना चाहते हो, कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन बनता है वो, देर इज ए लिमिट। ठीक है, तो ये चीज एक्सेप्टेड। इंडिया कंप्लीटली करंट अकाउंट पे कन्वर्टेबल हो गया। सोदानी कमेटी आगे और बनाया गया और भी रिफॉर्म्स फॉरेक्स मार्केट में लाने के लिए। नाउ विल हैव अ लुक एट द कैरेक्टरिस्टिक्स। किस तरह का मार्केट है ये? लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि 24 आवर्स ये ओपन रहता है एंड एवरी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का अगर हम नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंज देखें तो इंडियंस खाली, मोस्टली इंडियंस ही होंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत सारे आउटर कंट्रीज के रहते हैं बट देन इंडियंस मोस्टली होते हैं। बट ये जो फॉरेक्स मार्केट है उसमें फॉरेन कंट्रीज के बहुत सारे, ऑल ऑफ द फॉरेन कंट्रीज से लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। इंडिया भी वहाँ पे इंडियन जो इन्वेस्टर्स है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। तो कभी ना कभी कोई ना कोई, हर समय कोई ना कोई बायर या सेलर रहता ही रहता है वहाँ पे, राइट। तो दैट इज वाई इट इज़ वेरी लिक्विड। लिक्विड यानी कि फटाफट से आप उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हो इन सम अदर फॉर्म। प्रॉम्प्ट होता है ये कि बहुत जल्दी फटाफट आप चीज़ों को कर सकते हो। प्रॉम्प्टनेस का मतलब है जैसे ही आपका ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही फटाफट उसका सेटलमेंट भी हो जाता है। आपके डीमैट अकाउंट में जो है वो जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर कोई करेंसी एक्सचेंज किया आपने तो यू विल इमीडिएटली फाइंड द डिलीवरी, उसका जो है वो इमीडिएटली हो जाता है। अवेलेबिलिटी इसकी काफ़ी हाई है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू भी काफ़ी अच्छा जो है आपको मिलता है यहाँ पर। कई बार इमीडिएटली विद इन 1 आवर के बाद भी आपको काफ़ी प्रॉफिट मिल जाता है। इसके अलावा मार्केट ट्रेंड्स भी यहाँ पर आराम से आपको समझ में आते हैं। कई बार बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, ट्रेंड्स एक ही तरीके के रहते हैं क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होने पे यहाँ जो है बहुत ज़्यादा वेरिएशन लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ग्लोबल लेवल पे। और यहाँ मार्जिन्स भी बहुत कम होते हैं। मार्जिन कम होने का मतलब जैसा आपको 100 रुपए का करेंसी जो है खरीदना है, ₹100 का, तो यू कैन पे जस्ट ₹1। तो ये मार्जिन रेशियो होता है। 100 रुपीज़ की चीज़ें खरीदने के लिए इनिशियली 1 रुपी दे के यू कैन बाय 100 रुपी का सामान, ठीक है, और धीरे धीरे आप उसे सेटल कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड मार्जिन। मार्जिन भी इजी यहाँ पर होते हैं, तो दैट इज वाई ये काफ़ी लुक्रेटिव होता है मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स के लिए। तो हु आर द पार्टिसिपेंट्स? बैंक्स होते हैं, ब्रोकर, इंडिविजुअल्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जब भी मार्केट फॉरेक्स एक्सचेंज की मार्केट की बात है तो ब्रोकर्स विल बी देयर। इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पे, सेंट्रल बैंक्स है, सॉवरन फंड्स। कौन होते हैं सॉवरन फंड्स? याद है आपको? गवर्नमेंट्स, ठीक है। गवर्नमेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनके द्वारा एस्टैब्लिश दो फंड्स हैं, फंड्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन द फॉरेक्स मार्केट। ऑल्सो हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट एंटिटीज वगैरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हेज फंड्स कौन है? पीपल या फिर एंटिटीज जो कि अपना जो रिस्क है उसे कम करना चाहते हैं, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट एंटिटीज कैन पार्टिसिपेट, right? Now let us answer this question: which among the following are the participants in the forex market? Commercial bank, broker, individual, central banks, सभी हैं, isn't it? 1 2 3 and 4 D will be the right answer. Okay, so यहाँ तक हम देख चुके हैं फॉरेक्स मार्केट की बात। अब कंपोनेंट्स देख लेते हैं फटाफट से। फीमा एक्ट के जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है उन पर ध्यान करते हैं। तो सबसे पहले फीमा एक्ट नहीं था, फीरा एक्ट करके एक्ट आया था 1947 में। तो ये क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। रेगुलेशन और मैनेजमेंट में डिफरेंस है, हम ये चीज़ कई बार पढ़ चुके हैं। तो रेगुलेशन में क्या होता है? वी आर रेगुलेटिंग, यानी कि हम पहले तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट लेकर आते हैं, फिर हम कहते हैं कि इनको फॉलो नहीं किया तो ये पनिशमेंट मिलेगा, फिर हम उस पूरे चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मॉनिटर करते हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के जो है जेल में डालते हैं। तो नॉट दैट, बट हम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं यहाँ पर। और ये स्ट्रिक्टनेस अच्छी है, अच्छी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है कई बार, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में इतना स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो दे विल नॉट बी विलिंग टू पार्टिसिपेट। इस वजह से हमने इस चीज़ को थोड़ा सा रिलैक्स किया। और यहाँ एक्सचेंज पहले जो कंट्रोल हो रहा था अब सिर्फ मैनेज किया जा रहा है। अगर कोई दिक्कत होगी तब हम मैनेज करेंगे उसे इस तरह से, ठीक है। एलपीजी रिफॉर्म्स इंडिया में आए और आगे एक कमेटी को बैठाया गया जिसका नाम तारापोर कमेटी था। तो तारापोर जो है, इन एस एस तारापोर इसके चेयरमैन हैं।
थे और इन्होंने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी से रिलेटेड ये कमेटी जो है बैठाई गई थी। 1997 में इसने रिपोर्ट दिया। और फुल करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इंडिया में तो है ही, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी फुल लाने के लिए कुछ जो है इंडिया को कुछ स्टेजेस क्रॉस करना होगा इंडियन इकोनॉमी को, ये इन्होंने कहा था। तो वो स्टेजेस क्या है वो जानना हमारे लिए अभी तो ज़रूरी नहीं है, बट देन अभी के लिए इंडिया कैपिटल अकाउंट पे कम्प्लीटली कन्वर्टेबल नहीं है, लिमिट्स हैं इस पे। फीमा एक्ट क्या है, मैनेज करने के लिए है, रेगुलेट करने के लिए नहीं। सो लेट अस हैव अ लुक एट फ्यू ऑफ द प्रोविजंस। सबसे पहला एप्लीकेबल है इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी, अगर फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन इंडियन रेसिडेंट्स के जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड प्रॉपर्टीज और एंटिटीज हैं उन पर ये लागू होता है ये एक्ट। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका जो है 7 चैप्टर्स, इसमें आप देखोगे इस एक्ट में 49 सेक्शंस है। अथॉरिटीज़ जो यहाँ पर एम्पावर्ड हैं जिनके बारे में आप प्रोविजंस देखोगे, वन ऑफ देम इज़ आरबीआई। और यहाँ रूल्स जो बनाता है, रेगुलेशंस, यहाँ पर आरबीआई इज़ गोइंग टू ब्रिंग रेगुलेशंस, ठीक है। और रूल्स कौन बनाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो दो एंटिटीज है, आरबीआई के द्वारा जो भी नियम बनाए जाएंगे उसे रेगुलेशन कहा जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियम बनाए जाएंगे उसे रूल कहा जाएगा। और भी अथॉरिटीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है जिनके बारे में डिस्क्रिप्शन इस पर्टिकुलर एक्ट में दिया हुआ है। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, कैपिटल मार्केट डिवीजन जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का है, एंड फॉरेन ट्रेड डिवीजन जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो इन ये सारे अथॉरिटीज़ है हु कैन डील विथ रेस्पेक्ट टू फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब यहाँ की जो मशीनरी है इसके बारे में हम बता दें आपको कि फीमा में किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इससे रिलेटेड प्रोविजन है। और ये भी दिया हुआ कि कौन कौन से एंटिटीज एक्चुअली इसको पूरा मैनेज करेंगे। तो एक एंटिटी का नाम है ईडी, बहुत ज़्यादा आप सुने होंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ठीक है। तो ये ईडी है और ये ईडी का एक्चुअल काम क्या है, इट इज़ गोइंग टू इम्प्लीमेंट मोस्ट ऑफ द रेगुलेशंस। यहाँ पर इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, नोटिस इशू करता है। अगर कोई भी फीमा एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा है तो नोटिस इशू करता है। ईडी के फंक्शंस बहुत सारे एक्ट से रिलेटेड है और वन ऑफ द एक्ट फीमा एक्ट में ईडी के बारे में दिया हुआ है कि ये नोटिस इशू करेगा अगर कोई भी एक्ट को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। और इसके अलावा स्पेशल डायरेक्टर यहाँ पर जो है वो अपॉइंटेड है। नोटिस इशू किया गया है और उसके बाद ईडी जो है पेनल्टी वगैरह इम्पोज करते हैं। नोटिस एक्चुअली एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है ये इस एक्ट के तहत एस्टैब्लिश किया जाएगा, दैट विल इशू अ नोटिस। ईडी कैन आल्सो इशू नोटिस विद रेस्पेक्ट टू अदर थिंग्स, लेकिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा जो नोटिस इशू की गई है अगर आप उससे सहमत नहीं हो, लेट से मेरी कंपनी है, मुझे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कह दिया कि आपको ये करना है पर आप सहमत नहीं हो, तो आप ये स्पेशल डायरेक्टर के पास जा सकते हो। स्पेशल डायरेक्टर को कह सकते हो कि मैं ए ने जो इशू किया है उससे सहमत नहीं हूँ, ये मेरे तर्क हैं, ठीक है। तो वो अब लेट्स से ये जो एचडी है इसने भी कुछ कहा और फिर वो भी आपको सही नहीं लगा, तो आप एक और एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, ठीक है। ये आपकी अपील सुनेगा, ठीक है, दैट इज़ द थिंग। और ये एपेलेट ट्रिब्यूनल ए एज वेल एज एचडी के दोनों के, इससे परेशान हो वो भी जा सकते हो, एचडी से परेशान हो तब भी आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। अब फाइनली एक और जो एंटिटी उसके बारे में कहा गया, ऑथराइज्ड पर्सन। तो ये एक्चुअली ऑथराइज्ड डीलर्स हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई, जिनके बारे में इस एक्ट में दिया हुआ कि आरबीआई इनको एम्पावर करेगा कि आप लोग फॉरेक्स से रिलेटेड डीलिंग्स कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन 3 में फॉरेक्स जो है ऑथराइज्ड डीलर्स या ऑथराइज्ड पर्सन्स के अलावा, लेट से मैं उठकर कह दूं कि मुझे फॉरेन करेंसी में जो है मैं जो है इसे डील करवा सकता हूँ, मैं एक बैंक बन गया हूँ आज के डेट में, तो आई कैन नॉट डू दैट, ठीक है। आरबीआई हैज़ टू एम्पावर मी, जब आरबीआई एम्पावर करेगा तब मैं ऑथराइज्ड पर्सन बन जाऊंगा एंड देन आई कैन डू फॉरेक्स डीलिंग्स। सेक्शन 4 में फॉरेक्स को अगर एक्ट के तहत मैनेज नहीं किया जा रहा है और उससे एक्ट के तहत कैसे मैनेज करना है इससे रिलेटेड प्रोविजंस है। सेक्शन 6 में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन से रिलेटेड प्रोविजंस है। सेक्शन 7 में एक्सपोर्टर किस तरीके से एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह डिक्लेयर करेगा, आरबीआई को ये दिया हुआ है। सेक्शन 8 में फॉरेक्स अगर आप इंडिया लेकर आ रहे हो तो क्या क्या हो सकता है,
उससे रिलेटेड सेक्शन 10 और 12 में ड्यूटीज क्या है ऑथराइज्ड पर्सन्स के, जिनके बारे में अभी अभी हमने पढ़ा, उनके ड्यूटीज यहाँ पे दिए हुए हैं सेक्शन 13 में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर्स किस तरीके से हो सकते हैं, और 36-37 सेक्शंस में ईडी के पावर्स इन्वेस्टिगेट करने के, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं। ऑफिसर्स जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर के रैंक से ऊपर हैं और वो जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट डायरेक्टर या उससे ऊपर के जो रैंक के ऑफिसर्स हैं ओनली दे कैन इन्वेस्टिगेट। अब नेक्स्ट थिंग इज द फेडाई। तो हमने पूरा यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क देख लिया किस तरीके का है, लॉ वगैरह कैसा है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, ठीक है। अब ये लॉ के हिसाब से इंस्टीट्यूशंस किस तरीके से बने, वन ऑफ दम इज फेडाई। फेडाई का फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स का एसोसिएशन है। फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स कौन होंगे, ऑथराइज्ड पर्सन जो अभी हमने पढ़ा वो सारे फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स उन्हें कहा जाता है। क्या है ये इतना राइट तो ये सुनते ही फेडाई सुनते ही हम इस तरीके की एक्सप्रेशन कई बार देते हैं। तो फेडाई इज एन एसोसिएशन, बैंक जो भी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड डीलिंग्स कर सकते हैं, ऑथराइज्ड डीलर्स जो एस्टैब्लिश किए गए 1958 में इसे एस्टैब्लिश किया गया है। बैंक्स का एक ग्रुप है, ठीक है। कोई भी इश्यू होता है फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग से रिलेटेड, ये ग्रुप एक्चुअली बात करेगा विद द आरबीआई गवर्नमेंट एंड ऑल, रेगुलेट करना ऑपरेशंस को और फॉरेक्स रिलेटेड बिजनेस से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश करना, कैसे पर्सनल को ट्रेन करना, इससे रिलेटेड भी चीज़ों को देखना, राइट। तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मेंबर बैंक्स यहाँ पर पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक से FIMMDA भी इसका मेंबर है, ठीक है। FIMMDA क्या है, यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब बहुत सारे बेंचमार्क्स इसने सेट किए हैं इंडियन रुपी इंटरेस्ट रेट एंड फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड। ये बेंचमार्क्स जो फेडाई है उसने हमारा जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन FIMMDA एंड FBIL दैट इज अ फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी ने मिल के बेंचमार्क सेट किए हैं। ये सब ने कोलैबोरेट किया है और कई सारे इंटरनेशनल फॉरेक्स बेंचमार्क जो है इन्होंने सेट किए हैं। बेंचमार्क सेट करने का मतलब कुछ स्टैंडर्ड्स को सेट किया है इन्होंने और उसके हिसाब से फॉरेक्स डीलिंग्स होनी चाहिए। अब फंक्शंस, गाइडलाइंस देना, फॉरेक्स को कैसे हैंडल करना है, बैंक पर्सनल को ट्रेन करने का काम है, फॉरेक्स ब्रोकर्स को एक्रेडिशन प्रोवाइड करना यानी कि एक तरह का लाइसेंस और या फिर अप्रूवल देना, मेंबर बैंक्स को असिस्ट और एडवाइस करना, रिप्रेजेंट करना मेंबर बैंक्स को, डेली एंड पीरियोडिकल रेट्स जो हैं, रेट्स यानी कि इंटरेस्ट रेट्स क्या मिल रहे हैं ऑन वेरियस फॉरेन जो लोन्स वगैरह हैं उनमें इंटरेस्ट रेट्स क्या है उस चीज़ को डिसाइड करना, ओके। दैट इज द थिंग। विच अमंग द फॉलोइंग इज और अदर फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। फेडाई के फंक्शंस क्या है, इशूइंग गाइडलाइंस रूल्स फॉर हैंडलिंग फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस, ट्रेनिंग ऑफ बैंक पर्सनल इन एरियाज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एक्रेडिटेशन ऑफ फॉरेक्स ब्रोकर्स। ऑल द थ्री आर करेक्ट आई थिंक, है ना, तीनों ही चीज़ें सही हैं। गाइडलाइंस वगैरह देना फॉरेन एक्सचेंज बिजनेस से रिलेटेड, पर्सनल को ट्रेन करना एंड ब्रोकर्स को एक्रेडिटेशन देना, ऑल द थ्री आर करेक्ट। सो D 1 2 3 इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट थिंग हियर इज, अभी हमने लीगल फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देख लिया। अब एक प्लेटफॉर्म है जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, हम लोग जो है FX रिटेल प्लेटफॉर्म पे जाकर फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। तो 2017 में RBI के स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज आया था। तो किस तरीके से आप और मेरे जैसे रिटेल यूजर्स हैं उनके लिए फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के पूरा जो सेटअप है और पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो और बेटर कैसे किया जा सकता है, इससे रिलेटेड उसमें जो है बातचीत की गई थी और उसका निष्कर्ष ये निकल के आया कि एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक यू एंड मी, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में का एडवांटेज क्या है, प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी फॉरेक्स ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, लो रिस्क होगा बैंक्स के लिए। जब एक प्लेटफॉर्म होता है तो वहाँ पर बायर्स सेलर्स सारे आते हैं, बैंक्स के ट्रांजैक्शन जो है ओवर द काउंटर नहीं हो रहा है, सामने वाला फॉरेन कंट्री में और आप ओवर द काउंटर की बात कर रहे हो तो काफ़ी डिफिकल्ट है। तो किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जा रही है। लो कॉस्ट कस्टमर्स के लिए फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलेगा क्योंकि बायर सेलर्स वहाँ पर है, बहुत सारे सेलर्स को आप कंपेयर कर सकते हो, बहुत सारे बायर्स आप जो है कंपेयर कर सकते हो और जब कंपैरिजन होता है प्राइसेस आपको रेम्यूनरेटिव मिलते हैं,
ठीक है। कौन से कस्टमर्स यहाँ पर, किस तरह के कस्टमर्स यहाँ पे आ सकते हैं? इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, कॉर्पोरेट, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये सब एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। किस किस तरह के पार्टिसिपेशन, यानी कि कैश जो है, फॉरेन करेंसी रिलेटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। टॉम यानी कि टुमारो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसे कहा जाता है। टॉम इज व्हाट? टुमारो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। तो इसमें होता ये है कि आप अपना जो बाइंग एंड सेलिंग है साइमल्टेनियसली अलग अलग दिन पे करते हो। फॉर एग्जांपल आज के डेट में आपने डॉलर्स खरीदे फॉरेक्स मार्केट पे, और वो डॉलर्स आपको कल डिलीवर हो जाएंगे, तो आप क्या करोगे? आज शाम को वो डॉलर बेच दोगे, फिर कल सुबह मार्केट खुलते ही फिर खरीद लोगे, फिर शाम को बेच दोगे। ठीक है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, आप जैसे ही शाम को बेचते हो तो ये डिलीवरी कैंसिल हो जाती है, फिर कल खरीदते हो, फिर आपका डिलीवरी इनिशिएट होता है डॉलर्स का, फिर शाम को फिर कैंसिल होता है। तो आप ये नहीं चाहते कि वो डॉलर्स आपको डिलीवर हो जाए, तो इसके लिए आप ये टुमारो नेक्स्ट यूज़ करते हो। स्पॉट इज स्पॉट, ऑन द स्पॉट जो भी इंटरेस्ट रेट्स है वो लगते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बाय कर रहे हो, फॉरेक्स बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो फॉरवर्ड इस फ्यूचर में ये हम करेंगे, इससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। यानी कि मुझे $100 जो है खरीदने हैं, पर अभी नहीं, 3 महीने बाद। तो उससे रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट आप किसी से कर लेते हो कि 3 महीने बाद तू मुझे $100 जो है बेच देना। ठीक है। तो दैट इज अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। और ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली ओवर द काउंटर होता है। ट्रांजैक्शंस यहाँ पर जो है, जो भी है, आप फ्यूचर में जितना भी जाओ, ये जो मंथ्स हैं ये 13 मंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। जो मंथ्स मैंने यहाँ पे टेन्योर ड्यूरेशन लिखा वो 13 मंथ से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इफ़ इट इज़ अ USD INR ट्रांजैक्शन, यानी कि US डॉलर्स INR का एक्सचेंज रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। ये CCIL के द्वारा हुई। CCIL इज द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। 2019 में इसे लॉन्च किया गया। हर एक बैंक कस्टमर, अगर आप बैंक कस्टमर हो तो आपके लिए ये एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, ओपन है। डेली ट्रांजैक्शंस पर कस्टमर पर कोई लिमिट नहीं है। CCIL के साथ रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा, बैंक का नेम आपको देना होगा, वेरिफिकेशन करता है CCIL क्रेडेंशियल्स बैंक के साथ। अगर मैच कर गया तो यू कैन यूज़ द एफएक्स रिटेल प्लेटफॉर्म। बैंक आप चूज़ कर सकते हो, फॉरेक्स रेट बेस्ट जो है वो आप अवेल कर सकते हो। ट्रांजैक्शन चार्जेस कुछ नहीं लगते, अगर आप पर डे में 50,000 US डॉलर्स तक का अगर आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, उससे ज़्यादा करोगे तो ऑफकोर्स चार्जेस लगेंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट, अब अल्टरनेट रेफरेंस रेट। लेट्स से आपने US से एक लोन लिया, और उस लोन डॉलर्स में आपने लिया, और ये आपकी एक कंपनी वहाँ पर है, उसको जो है वो डॉलर्स मिल गए। तो वहाँ पर आपको जो ये US में लोन लिया हुआ है, या फिर लेट्स से आप US सिटीजन हो, इंडिया में रह रहे हो, और आप एक्चुअली वहाँ के अकाउंट, वहाँ पर जो है एक NRI अकाउंट ओपन कर रहे हो, तो NRI अकाउंट पर आपको इंटरेस्ट रेट जो है मिल रहा होगा। अकाउंट ओपन करने पर आप पैसे उसमें भर रहे हो, पैसे डाल रहे हो, तो आपको एक इंटरेस्ट रेट वहाँ पे मिल रहा होगा। तो वो जो इंटरेस्ट रेट है, दैट इंटरेस्ट रेट इज लिंक्ड टू वन और द अदर इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट। ठीक है। और ये इंटरनेशनल इंटरेस्ट रेट जो सबसे फेमस था, दैट इज कॉल्ड द लिबोर इंटरेस्ट रेट। ठीक है। लिबोर इंटरेस्ट रेट 5% होगा, तो आपका ये जो इंटरेस्ट रेट है इसी के आसपास होगा, लिबोर जितना भी है प्लस 2%। ठीक है, इस तरीके से। बट लिबोर में कुछ इश्यूज आ गए, लिबोर जो इंटरेस्ट रेट है इसमें कुछ इश्यूज आ गए, क्योंकि ये जो 5% है ये डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या है, सारे सवाल उठे इस पे, और देखा गया कि बहुत धांधली हो गई है, और अपने फ़ायदे के लिए कई बैंक्स और एंटिटीज़ ने इसे मैनिपुलेट किया है। अब इंटरनेशनली इसे एक्सेप्ट किया गया और फिर आप इसे मैनिपुलेट कर रहे हो, तो इस वजह से इसे नहीं चुन के कोई और इंटरेस्ट रेट को चुनना होगा। तो दैट अल्टरनेट इंटरेस्ट रेट को हम अल्टरनेट रेफरेंस रेट कहते हैं। ठीक है। लिबोर को इंटरनेशनली यूज़ किया जाता था, बट उसमें धांधली हो गई, और इसके बाद अल्टरनेट इंटरेस्ट रेट को यूज़ करना पड़ेगा, ये चीज़ कहा गया, और उसे हम अल्टरनेट रेफरेंस रेट एक्चुअली कहते हैं। राइट। सो दैट इज द थिंग। ये लिबोर इज द लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। ठीक है। लंदन यानी कि UK में ये रेट को डिसाइड किया जाता था। ये रेट एक हम कह सकते हैं कि डिराइव किया जाता था फ्रॉम द एक्सचेंज रेट, यानी कि UK का जो पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटिश पाउंड है
उसका एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर्स, ब्रिटिश पाउंड का वैल्यू कितना है, यूरो, स्विस फ्रैंक, कनाडियन डॉलर, जापानीज येन, इन सबको के साथ क्या एक्सचेंज रेट है, इनका क्या रिलेटिव वैल्यू है, उसके बेसिस पर लिबोर को कैलकुलेट किया जाता था। कॉम्प्लेक्स सा फॉर्मूला है बट ये सारे जो करेंसीज है इनका यूज़ किया जाता था। आईसीई बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये सारा कुछ किया गया, बट इसमें इश्यूज आ गए। इश्यूज के वजह से हमें नया रेफरेंस रेट यूज़ करना होगा, लिबोर नहीं। इवन इंडिया में एक है माई फॉर करके, मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ऐसा, ठीक है। तो ये जो है लिबोर से लिंक्ड है, X% प्लस लिबोर, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इंडिया पे भी असर हुआ जब ये खबर आई, तो किस तरीके से डील किया गया वो सब हम आगे देखेंगे। तो ये इंटरेस्ट रेट कोर मनी मार्केट्स को, जो नया हम इंटरेस्ट रेट चुनेंगे कोर मनी मार्केट को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यानी कि नया जो आप चुनोगे, लेट्स से इंडोनेशिया का इंटरेस्ट रेट आपने चुन लिया, तो वो पूरे दुनिया के इंटरेस्ट रेट्स एंड मार्केट्स को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, बट यूएस का अगर आप चुनोगे तो यस दैट विल रिफ्लेक्ट। रेफरेंस रेट फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए वो एप्लीकेबल होना चाहिए, बेंचमार्क होना चाहिए लेंडिंग फंडिंग के लिए, ठीक है। कौन से अल्टरनेट रेफरेंस रेट से, कुछ जो है यहाँ पर अल्टरनेटिव्स का सजेशंस दिया गया है। यूएसए में लिबोर की तरह एक है दैट इज कॉल्ड सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, SOFR, ठीक है। ये सिक्योर्ड है, यस, नाम में ये सिक्योर्ड होने का मतलब है कि ये जो रेफरेंस रेट है, ये रेफरेंस रेट का वैल्यू बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता, और वेरी अगर होता है तो उससे रिलेटेड सम रिजर्व्स एंड ऑल हैं कि इस रेफरेंस रेट को मैनिपुलेट होने ना दिया जाए। सिक्योर्ड ओवरनाइट, यानी कि जो भी ट्रांजैक्शंस ओवरनाइट एक दिन के लिए होते हैं उनके लिए बैंक्स एंड नॉन बैंक्स यहाँ पे काउंटर पार्टीज हैं, बैंक्स एंड नॉन बैंक्स के बीच में ये ट्रांजैक्शंस होते हैं विथ रेस्पेक्ट टू द इंटरेस्ट रेट जो कि SOFR पे बेस्ड है, यस, ये भी होता है। यूके में एक और है सोनिया, दैट इज स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट, SONIA, ये सिक्योर्ड नहीं है, ओवरनाइट है, बैंक्स नॉन बैंक्स। यूरोपियन यूनियन EU में यूरो शॉर्ट टर्म रेट, ESTR, तो इसको याद हम कैसे रखेंगे, यूके का सोनिया है, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, यूएसए का SOFR है, यूरोप को याद रहेगा ESTR। स्विट्जरलैंड का क्या है, स्विस एवरेज रेट, SARON। जापान का क्या है, टोक्यो टोनार, ठीक है, सैरोन है ये टोनार है, टोनार इज टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट, टोनार, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, और ये इनको आप लिबोर के बदले यूज कर सकते हो। तो इंडिया में भी ये चीज लिंक्ड थी, तो एक्सपोजर था। फॉर एग्जांपल लोन कॉन्ट्रैक्ट्स हमने जो कर रखे हैं, FCNR अकाउंट्स, यानी कि NRIs जो है नॉन रेजिडेंट इंडियंस, उनके अकाउंट्स जो हैं उस पर इंटरेस्ट रेट लिबोर लिंक्ड था। डेरिवेटिव्स लिबोर माईफॉर इससे रिलेटेड जो थे। अब 2021 में हमने कह दिया कि लिबोर का रेजीम एंड हो गया है, तो हमें सारे इंटरेस्ट रेट्स को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, दैट वाज द थिंग। अब नेक्स्ट इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीट्स, तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही आराम से इस चीज़ को हम समझेंगे, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये। डिपॉजिटरी रिसीट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वी आर क्यूरियस, अ डिपॉजिटरी रिसीट इज अ type of negotiable transferable financial instrument that is traded on a local stock exchange of a country but represents a security usually in the form of equity that is issued by a foreign publicly listed company, ठीक है, समझ में आ गया नहीं ना, सेम एक्सप्रेशन है आपका भी, यस। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोसेस क्या है यहाँ पर। लेट्स से इन्फोसिस है, इसने शेयर्स अपने इशू किए हैं इंडिया में, वेल एंड गुड, मज़ा आया सुन के, अच्छा लगा। अब लेट्स से इन्फोसिस को फॉरेन US के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स इशू करने हैं इन्फोसिस को अपने, ताकि वो लोग वहाँ पर खरीद सके। तो इसके लिए डायरेक्टली अगर इन्फोसिस के शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे इशू होने चाहिए ये कहेंगे हम, तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जाना और US मार्केट में एंटर करने का पूरा लंबा चौड़ा प्रोसेस है। लेकिन इस प्रोसेस में दो तीन जो एंटिटीज अगर हम इंक्लूड करेंगे तो प्रोसेस इजी हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या होगा, हमने किसी US ब्रोकर से बात की कि भाई इन्फोसिस के शेयर्स मुझे चाहिए कि US जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर हो ये, ठीक है। तो US ब्रोकर कहेगा ठीक है, आपके स्टॉक एक्सचेंजेस जो है हम ले जाते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, आपके स्टॉक्स शेयर्स को सॉरी आपके शेयर्स को लेकर जाते हैं। तो US ब्रोकर इंडियन अपना जो लोकल कंपनी है, इंडियन से किसी ब्रोकर से बात करेगा, वो इंडियन ब्रोकर एक्चुअली ये जो शेयर्स हैं उन शेयर्स को खरीदेगा, ठीक है। इंडियन ब्रोकर US ब्रोकर के लिए वो खरीदेगा,
खरीद के जो इंडियन एक बैंक होगा, लोकल कस्टोडियन बैंक, वो बैंक इसे वेरीफाई करेगा। ब्रोकर ने इसे खरीदा इंडिया में, इसका जो है भाई है, दोस्त है ये, तो ब्रोकर ने यहाँ पे खरीदा ये शेयर्स और फिर ये बैंक से उसे वेरीफाई करवाया। ये बैंक एक्चुअली पार्टनर है यूएस के किसी बैंक का, और इन दोनों का जो है लिंक है। तो ये बैंक ने वेरीफाई करके ओके कर दिया, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने यहाँ पर उस ओके जो है रिसीव कर लिया। ओके, ये वेरीफाइड है, शेयर जो है जेन्यून है। लोकल कस्टोडियन बैंक ने कह दिया, लेट्स से एसबीआई है तो उसने कह दिया, तो ब्रोकर ने खरीद के यहाँ पर उसे वेरीफाई करवाया और फिर यहाँ बैंक ने कह दिया। अब जब बैंक ने कह दिया और बैंक ऑफ न्यूयॉर्क सेटिस्फाइड है इस चीज़ से, तो बैंक ऑफ न्यूयॉर्क एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट इश्यू करेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली इन्फोसिस के शेयर्स तो यहाँ पर नहीं होंगे, लेकिन ये एडीआर जो है वैल्यू डिराइव करेगा फ्रॉम दीज शेयर्स, यानी कि एक 1 एडीआर इज इक्वल टू 10 शेयर्स ऑफ इन्फोसिस, इस तरीके से इश्यू करेगा। ठीक है, ये जस्ट एक एग्जांपल है, कितने भी शेयर्स हो सकते हैं यहाँ पर, ऐसे एडीआर्स इश्यू करेगा और ये एडीआर्स आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे दिखेंगे। ठीक है, 1 एडीआर अगर कोई खरीद रहा है तो इन्फोसिस के 10 शेयर्स को खरीद रहा है, इसका मतलब ये है। तो इस तरह के एडीआर को हम अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट कहते हैं। ठीक है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, समझ में आया? तो डायरेक्टली शेयर को तो इशू नहीं करते, बट एडीआर इशू करते हैं विच डिराइव्स वैल्यू फ्रॉम दैट शेयर, और ये शेयर्स फाइनली यूएस ब्रोकर के पास आते हैं एंड देन एडीआर इशू करने के बाद ये शेयर्स यहाँ पे, और फिर यूएस वाले जो है पैसे देते हैं और ये पैसे इन्फोसिस को मिलते हैं। इनका थोड़ा थोड़ा पार्ट इन सभी को इस तरीके से जाता है, दैट इज द थिंग। तो दैट इज कॉल्ड एडीआर। अभी अमेरिका में अगर हुआ तो एडीआर कहलाता है, किसी और कंट्री में होगा तो वो जीडीआर कहलाता है। जीडीआर क्या हो सकता है? जी का मतलब यहाँ पे गेस करो, यस, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। ठीक है, अब ये एडीआर में इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं और ये इन्वेस्टर्स के कई सारे राइट्स होते हैं। शेयर होल्डर बनते हैं ये, ऑर्डिनरी शेयर्स के जिस तरीके से शेयर होल्डर बनते हैं वैसे इन्फोसिस के शेयर होल्डर बन जाते हैं। एडीआर सर्टिफिकेट इन्हें दिया जाता है जिसमें और भी टर्म्स जो है इससे रिलेटेड वो दिए हुए होते हैं। डीआर के फीचर्स क्या है? सिंगल डीआर मल्टीपल या फ्रैक्शनल शेयर्स जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 डिपॉजिटरी एडीआर मैंने कहा दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट 10 इन्फोसिस शेयर्स, तो 10 हो सकता है, हाफ हो सकता है, 10 ज़्यादा हो सकते हैं, तो मल्टीपल को रिप्रेजेंट करते हैं। जीडीआर हमने देख लिया, लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे लेट्स से ये चीज़ होगी तो वी विल कॉल इट जीडीआर। ठीक है, या इस तरीके से, अमेरिकन नहीं होगा तो जीडीआर। आईपीओ कैन बी इशूड एज डीआर। ठीक है, अगर लेट्स से इन्फोसिस नया कंपनी होता, डिपॉजिटरी रिसीट के थ्रू न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर भी आईपीओ ये इशू कर सकता है, यानी कि पहली बार अगर इसे इशू करना है वो भी कर सकते हैं। पब्लिकली ये ट्रेड होता है एंड ये ओवर द काउंटर होता है। ठीक है, ओटीसी होता है, ओवर द काउंटर। यहाँ पर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे ये सेल हो रहा है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कोई भी स्टॉक एक्सचेंज इंक्लूडेड नहीं रहता, तो इसीलिए इसे ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर। बेनिफिट्स क्या है? आपको इंडियन पीपल ही नहीं आपके शेयर्स खरीद रहे, बाहर के लोग भी खरीद रहे, तो आपको ज़्यादा कैपिटल मिलेगा। ऑब्वियसली कंपनी के लिए बहुत अच्छा जो है, वर्ल्ड लेवल पे रीच इसका जो है बढ़ेगा, लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज होगा, ग्लोबल पोर्टफोलियो इसका बनेगा, इंडिया में ही नहीं फॉरेन कंट्रीज भी दे आर बाइंग। डाइवर्सिफाई कर सकता है अपने कैपिटल के रिसोर्सेज को, ये रिस्क लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता है। फॉरेन कंट्री में जाना मतलब रिस्क होता है, और यूएसडी यूरो वगैरह जो है कॉम्पिटिटिव रेट्स इसके होते हैं। नेक्स्ट इज यूएस डॉलर इंडेक्स। अगेन आवर एक्सप्रेशन इज द सेम। क्या होता है ये यूएस डॉलर इंडेक्स? तो ये यूएस डॉलर इंडेक्स एसेंशियली यूएस डॉलर के सामने इंडिया का जो रुपी है और कई सारे जो हैं उनके एक्सचेंज रेट्स किस तरीके से वेरी हो रहे हैं, और ये एक्सचेंज रेट्स के बेसिस पर एक इंडेक्स को जो है लाया जाता है। यानी कि ये यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है कई करेंसी से रिलेटेड किस तरीके से वेरी हो रहा है वो देखना। एक्सचेंज रेट्स अगर एक लेवल पर हैं, तो लेट्स से ये इंडेक्स 100 है, अगर ये लेवल चेंज नहीं होता है तो अगेन फ्यूचर में भी इसका वैल्यू 100 होगा। लेट्स से इस लेवल से ये थोड़ा हायर लेवल पे एक्सचेंज रेट चले जाता है, तो ये इंडेक्स का वैल्यू 100 से बढ़ के लेट्स से 110 हो गया, ऐसे। ठीक है, तो दैट एक्सचेंज के रेट कैसा है, दैट वैल्यू ऑफ यूएस डॉलर रिलेटिव टू द वैल्यू ऑफ बास्केट ऑफ करेंसीज। कैसे करेंसीज है? यूएस के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स जो जो हैं, कौन कौन है भाई ये मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स? यूरो,
स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, कनाडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और स्वीडिश क्रोनर। तो सबसे हाईएस्ट जो है यूरो के साथ ट्रेड है यूएस का, यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड है, तो इस वजह से उनका यहाँ पर वेटेज ज़्यादा है। इसी तरीके से बाकी है। और ये स्टार्ट किया गया था 1973 में, और उस समय 100 जो है 1973 बेस ईयर है, 100 वैल्यू था। हाईएस्ट इसका 164.72 1985 फरवरी में हुआ था। मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस यूएस या इन कंट्रीज में अगर होते हैं तो एक्सचेंज रेट भी चेंज होता है। जैसे वॉर हुआ तो $1 के सामने जितने रुपीस मिल रहे हैं उसमें वेरिएशन आ जाता है। इसी तरीके से $1 के सामने कितने यूरो, कितने स्विस में वेरिएशन आ जाता है। और इवन अगर यूएस के अंदर इकोनॉमिक चेंजेस होते हैं तो ये एक्सचेंज रेट वेरी होता है, ये चीज़ तो नॉर्मली हम जानते हैं। तो ये जो वेरिएशन है वो रिफ्लेक्ट होता है इस इंडेक्स में, दैट इज द थिंग। Now let us try to answer this. Which among the following is the alternate reference rate of United Kingdom? United Kingdom का कौन सा है? SOFR, TONR, सोनिया या फिर ESTR? We very well know सोनिया इंग्लैंड में है, तो यूनाइटेड किंगडम का ये जो रेट है ARR दैट इज सोनिया, सी। ओके, सो दैट वाज चैप्टर नंबर 33। तो फटाफट से चैप्टर 34, वेरी सिंपल एंड इजी चैप्टर, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ मार्केट, ये हम डिस्कस करते हैं। तो हम कह रहे हैं कि मार्केट्स आर टोटली इंटरकनेक्टेड। तो इसका मतलब क्या होता है? अलग अलग जो मार्केट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। कौन से अलग अलग मार्केट सर? अभी तक हम कई मार्केट्स को डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। बैंक्स, जो बैंकिंग सेक्टर है वो कनेक्टेड है टू द इंश्योरेंस सेक्टर, क्योंकि इंश्योरेंस में भी ट्रांजैक्शंस होते हैं कई सारे विथ रेस्पेक्ट टू द इंश्योरेंस सेक्टर इटसेल्फ। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई प्रीमियम दे के इंश्योरेंस खरीद रहा है तो मनी के वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं, और ये जो मनी के ट्रांजैक्शंस है वो एक्चुअली बैंक्स के द्वारा किए जाते हैं। ओके, सो दैट इज द थिंग। अब ये पूरा जो है, इस वजह से हम कह सकते हैं अलग अलग लेवल पर अलग अलग मार्केट्स इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेडनेस का नीड भी है। फॉर एग्जांपल प्रीमियम्स लोग खरीद रहे हैं, ठीक है, इंश्योरेंस के, इन प्रीमियम देके ऑब्वियसली इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे हैं, तो ये प्रीमियम जब दिए जा रहे हैं तो ये प्रीमियम्स एक्चुअली बैंक के थ्रू ट्रांजैक्ट किए जाएंगे, बैंक के थ्रू सारा मनी मेंटेन किया जाएगा। तो बैंक्स और इंश्योरेंस सेक्टर का लिंक होना ज़रूरी है, इजंट इट? तो ये इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब क्या है वो देख लेते हैं। नीड इज़ इंटरप्ले बिटवीन मार्केट्स एंड इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है। हम इस इंटरकनेक्शन के डिफरेंट लेवल्स भी देखेंगे। नेक्स्ट चीज़ है कि डोमेस्टिक, ग्लोबल एंड रीजनल। डोमेस्टिक लेवल पर हम देख सकते हैं बैंक्स और इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। इसके अलावा रीजनल लेवल पर, यानी कि अगर साउथ एशिया का देखें तो इंडिया चाइना का इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है, इंडिया बांग्लादेश का इकोनॉमी इंटरकनेक्टेड है। इसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पर भी इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अगली चीज़ है कि फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कंटेजियन इफेक्ट्स इसके जो है इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस में एक बैंक अगर फेल हो रहा है कंप्लीटली, तो यूएस के बहुत सारे और बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बहुत सारे पेंशन फंड्स फेल होंगे। क्या सिर्फ यूएस में होगा ये? नहीं, यूरोप में भी होगा, आगे जापान में होगा, इंडिया में होगा। तो ये कंटेजियन इफेक्ट कहलाता है। कंटेजियन यानी कि ये कंटेजियस है, एक जगह पर जो होता है वो स्प्रेड हो रहा है, दैट इज देयर। फाइनेंशियल क्राइसिस कई सारे यूएस में हो चुके हैं एंड वो स्प्रेड हो चुका है, वी हैव सीन इट। एनेबलर्स कौन कौन है? एक्सेस जो है और बढ़ाने का काम होता है बिकॉज ऑफ दिस इंटरकनेक्टेडनेस। डीरेगुलेशन, ग्लोबलाइजेशन, और जितना ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे उतना ज़्यादा जो है इंटरकनेक्टेडनेस होगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होगा उससे और भी ज़्यादा कनेक्टेडनेस बढ़ेगा, है ना। इसके इम्प्लीकेशंस क्या है? कैपिटल मोबिलिटी, फॉर एग्जांपल हमने पिछले एग्जांपल में देखा कि एडीआर इशू करके इन्फोसिस फॉरेन से मनी उठा पा रहा है, दैट इज़ अ रियली गुड थिंग, इजंट इट? तो इंडिया में ही नहीं, बाहर कंट्रीज से भी वो कैपिटल उठा पा रहा है, तो डिपेंडेंस ऑन सेविंग्स ऑफ अदर नेशंस ये हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स यहाँ पे हो सकते हैं, क्रॉस बॉर्डर फंड्स और पैसे का जो मोबिलिटी है वो किया जा रहा है। और जो इंटरेस्ट रेट्स का टर्म स्ट्रक्चर है उसमें वेरिएशन, यानी कि क्वांटिटेटिव कंट्रोल से प्राइस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ जब हम कंट्रोल्स को लेकर जाते हैं, इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट रेट्स अगर लेट से इंडिया में कम्प्लीटली आरबीआई कंट्रोल कर रहा है, एक समय ऐसा था, लेकिन जब ये इंटरनेशनल और भी कंट्रीज से जब हमारा कनेक्शन बना तो बाकी कंट्रीज में इस तरह का कंट्रोल किए जाने वाला कोई फिनोमिनन नहीं था।
मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट सेट हो रहे हैं उसके हिसाब से ही होता था। तो आरबीआई को भी अपना कंट्रोल लूज करना पड़ा और फिर इंटरेस्ट रेट्स को डीरेगुलेट किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये कहा गया कि इंटरेस्ट रेट्स के टर्म स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर जो है उसमें चेंज होगा। ये चीज़ हार्मोनाइजेशन ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशंस, जो रेगुलेशंस है इंडिया के, यूएस के, यूरोपियन यूनियन के, उन्हें हार्मोनाइज करने की ज़रूरत होगी। यानी कि इंडिया में कुछ चीज़ अलाउड है बट बाहर कंट्री में अलाउड नहीं है, बाहर कंट्री में कोई ट्रांजैक्शन अलाउड इंडिया में नहीं है, तो वो हमें उसमें समन्वय लाना पड़ेगा। तो वो एक इम्प्लीकेशन है, वो एक इफेक्ट है इस इंटरकनेक्टेडनेस का। अब आगे अगर हम देखें इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहली बात तो इसके वजह से आर्बिट्रेज और इम्परफेक्ट मार्केट्स का लार्ज स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में कोई चीज़ अलाउड नहीं है, उतना क्यों, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस चीज़ का कि ब्लैक मनी। तो कई ऐसे कंट्रीज जहाँ पे टैक्स रेजिम जो है इजी है, तो वहाँ पर ये पैसे ले जाते हैं। तो चलो ये तो फाइनेंशियल मार्केट से बाहर की बात हो गई। तो इस तरह के इम्परफेक्शंस होते हैं कई कंट्रीज के मार्केट्स में, तो वो इम्परफेक्शंस लूप होल्स का यूज़ करके लोग कमाते हैं, ये चीज़ है। इसके अलावा ये जो है अथॉरिटीज़ के लिए इम्पोर्टेंट प्राइस सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का एक मेथड बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी वेरिएशंस लाए जाते हैं, लेट्स से रेपो रेट में वेरिएशंस लाए गए, या फिर हम ये ले लेते हैं कि जैसे यूएस के जो फेडरल रिजर्व है, जो कि यूएस का सेंट्रल बैंक है, वो जब अपने पॉलिसी रेट में चेंजेस लाता है और पॉलिसी रेट्स को बढ़ाता है, लेट्स से इंटरेस्ट रेट्स अगर बढ़ा दिए, तो ये एक सिग्नल देगा टू द वेरियस कंट्रीज़ कि यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन हो रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, और इसके वजह इसका इफेक्ट जो है बाकी कंट्रीज़ को हो सकता है। तो इस तरीके के पॉलिसी सिग्नल्स जो है वो सेंट्रल बैंक्स और ऐसे एंटिटीज़ दे सकते हैं, और ये इंटरकनेक्टेड होने के वजह से एक कंट्री की इकोनॉमी का सिग्नल दूसरे कंट्री तक पहुंचता है कि हाँ, ये इकोनॉमिक वेरिएशंस यहाँ पे हो रहे हैं, हमें भी संभल जाना चाहिए। डोमेस्टिक इकोनॉमी में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह किए जा सकते हैं। फाइनेंशियल सेंटर्स जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इस इंटरकनेक्टेडनेस का फ़ायदा होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में वी हैव इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, आईएफएससी गिफ्ट सिटी गुजरात में है, वहाँ पर है। तो जितना ज़्यादा इंडिया का इकोनॉमी बाकी कंट्री से इंटरकनेक्टेड होगा, उतना ज़्यादा आईएफएससी का बिजनेस जो है वो बढ़ेगा, आईएफएससी का रिक्वायरमेंट जो है बढ़ेगा। वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज ही प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक कंट्री के पीपल दूसरे कंट्री के पीपल, एक कंट्री के कंपनीज दूसरे कंट्री के कंपनीज से अगर लोन्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आईएफएससी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। कोई और ट्रांजैक्शन करना है तो आईएफएससी इज़ गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, हेल्प्स नेशंस टू बिकम रीजनल और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। ठीक है, जैसा इंडिया बनना चाहता है एक फाइनेंशियल सेंटर, तो वो इंटरकनेक्टेड जितना ज़्यादा होगा, कनेक्टेडनेस जितना ज़्यादा होगा, उतना इजीली बन सकते हैं। एनहांस कंपटीशन होता है। अगर लेट से इंडिया में इंडिया के लोग ही खाली खरीद रहे हैं शेयर्स, तो कंपटीशन कम है। अब बाहर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे भी मेरे शेयर्स जो है बिक सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ाने की वजह से कंपटीशन जो है वो बढ़ेगा। अब मेरा कंपनी क्या है, इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर है, तो ज़्यादा नाम होगा मेरा, दैट इज़ द थिंग। कंपटीशन बढ़ेगा, ऑब्वियसली गुडविल भी बढ़ेगा। इनोवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएस लेट से बहुत ही एडवांस्ड फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, तो उनसे compete करने के लिए हमें इनोवेट करना पड़ेगा। इंडिया को अपने कंडीशंस के हिसाब से किस तरीके से इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के वेरिएशंस लेकर आ सकता है, वो देखना होगा, दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा मार्केट डिसिप्लिन बढ़ेगा। ठीक है, इनफॉर्मल एफिशिएंसी यहाँ पर होगी। डिसिप्लिन बढ़ने का मतलब है क्योंकि इंटरनेशनल है, हमारे कंट्री का रेपुटेशन भी यहाँ पर एट स्टेक है, तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन मार्केट्स को बहुत ज़्यादा जो है मॉनिटर भी करती है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करना होगा। लेट्स से यूएस में जो है धांधली नहीं चलती है, तो इंडियंस करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, एंड वो पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा। तो पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए भी हमें जो है अपने आप को एफिशिएंट बनाना होगा। ठीक है, वो चीज़ है। एंड फाइनली मॉडर्न टेक्नोलॉजी पेमेंट सिस्टम्स को अडॉप्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो रुपए है, ये कई कंट्रीज़ में उन्होंने अडॉप्ट किया। यूपीआई जो पेमेंट सिस्टम है हमारा, वो उसको हम दुबई, यूएई इनके साथ जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं पेमेंट सिस्टम्स के साथ। तो ये चीज़ अडॉप्शन जो है वो देखी जाएगी। अब मार्केट्स में इंटरकनेक्टेडनेस आज के डेट में है क्या? नहीं, थोड़ा सा कमी है। तो हेट्रोजेनिटी कहाँ पर? हेट्रोजेनिटी यानी कि मार्केट्स में डिफरेंस कहाँ पर है?
वेरिएशन कहाँ पर है, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ क्यों नहीं रहा है। तो हेट्रोजेनिटी का मतलब ये है कि डिफरेंसेस क्या है जिनके वजह से इंटरकनेक्टेडनेस कम हो रहा है। वो स्कोप यहाँ पर सम मार्केट का स्कोप जो है अलग होता है। फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल पर जो है देयर आर मार्केट्स, फॉरेक्स मार्केट जो है इंटरनेशनल लेवल पर है। डेप्थ एंड लिक्विडिटी में वेरिएशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मनी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट के साथ इंटरकनेक्ट होना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल है। मनी मार्केट क्या है, 1 ईयर से कम या 1 ईयर के इंस्ट्रूमेंट्स है, 1 ईयर से ज़्यादा के जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो कैपिटल मार्केट में। तो देर डेप्थ जो है लिक्विडिटी जो यहाँ पर है मनी मार्केट की वो कैपिटल मार्केट से ज़्यादा है। तो इन दोनों के कनेक्शन बनने में थोड़ा दिक्कत होगा। रिस्क प्रोफाइल्स फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सिक्योरिटी काफ़ी लेस रिस्की होता है, बट वहाँ पर कॉरपोरेट जो बॉन्ड्स है कंपनीज के वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। तो इन दोनों मार्केट्स में, इन दोनों के अवेलेबिलिटी के मार्केट्स में इंटरकनेक्टेडनेस होना डिफ़िकल्ट है। इकोनॉमिक नेचर जो है अलग अलग इकोनॉमिक एजेंट्स का के हिसाब से हमें फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को जो चाहिए वो प्रोडक्ट्स अलग है, प्राइवेट सेक्टर को जो चाहिए, रिटेल कस्टमर्स एंड पीपल को जो प्रोडक्ट्स चाहिए वो अलग है। तो मार्केट्स कैसे कनेक्ट होंगे, ठीक है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स बैंक्स के जो रेगुलेशंस रूल्स है वो अलग है, एनबीएफसीज के अलग है, तो कनेक्टेडनेस बनना मुश्किल है। ओके, अब रीजनल लेवल पर ये कनेक्टेडनेस बनाने की कोशिश की गई है। एशियन क्लियरिंग यूनियन, ये एक यूनियन बनाया गया है। फॉर एग्जांपल इंडिया है, इंडिया के कई सारे ट्रांजैक्शंस चाइना के साथ होते हैं और चाइना के कई सारे ट्रांजैक्शंस म्यांमार के साथ होते हैं, म्यांमार के कई सारे ट्रांजैक्शंस इंडिया के साथ होते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस एक दूसरे में जो है पैसे इधर जा रहे उधर जा रहे हैं, ऐसे रीजनल लेवल पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और कई बार इनका सेटलमेंट बहुत टाइम लग जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे साउथ एशियन और एशियन कंट्रीज एक्चुअली उन सभी ने डिसाइड किया कि एटलीस्ट रीजनल लेवल पर हम एक क्लियरिंग मैकेनिज्म को लेकर आएंगे। उसके लिए ये सारे कंट्रीज ने हाथ आगे बढ़ाया, एक साथ एकजुट हुए और एशियन क्लियरिंग यूनियन को एस्टैब्लिश किया कि अगर चाइना को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, फिर चाइना इसे कर रहा है, फिर इंडिया को ये कर रहा है, तो ये राउंड जो पूरा कन्फ्यूजन है इसे हम नेट सेटलमेंट्स के थ्रू सुलझा सकते हैं, ठीक है। नेट सेटलमेंट्स आर कि एक ने 100 रुपीज़ इसको 100 रुपीज़ दिया, अब इसको जो है इसको 100 रुपीज़ देना है, ये यहाँ से जो है 100 रुपीज़ देना है, ठीक है। या फिर म्यांमार को वापस 200 देना है। तो इन दोनों, सिर्फ इन दोनों का हम नेट अगर निकालें तो क्या होगा, इंडिया को 100 देना है, इसको 200 देना है। तो प्रोसेस क्या है, इंडिया पहले 100 दे देता है, फिर 200 रुपीज़ ये वापस करता है। इसका नेट सेटलमेंट क्या होगा, भाई इंडिया को 100 देना है, ठीक है, तुम सिर्फ म्यांमार सिर्फ 100 दे दे, हो गया, दैट इज नेट सेटलमेंट। इजंट इट इजी प्रोसेस। तो वो ईज जो है प्रोसेस में वो आ गई है बिकॉज ऑफ द एशियन क्लियरिंग यूनियन एंड नेट सेटलमेंट्स के प्रोसेस की वजह से। कई सारे कंट्रीज है इसमें। पेमेंट अरेंजमेंट जो है पार्टिसिपेंट सेटल नेट मल्टीलेटरल बेसिस पे, ठीक है, नॉट जस्ट बाईलेटरल, मल्टीलेटरल बेसिस पे। लेट्स से चाइना को इतना, उसको इतना देना, चाइना को इनको इतना देना है, बहुत सारे कंट्रीज आपस में, तो वो मल्टीलेटरल बेसिस पे नेट सेटलमेंट किया जाता है। आई होप ये समझ में आ गया आपको। ऑब्जेक्टिव इसका है पेमेंट्स को सेटल करना, फॉरेन एक्सचेंज का यूज़ कम होगा। तो यहाँ पे 100 रुपये ये इसको देगा, 100 रुपये कहीं से लाएगा, डॉलर्स लेट से पे करना है, $200 ये इसको पे करेगा, तो फॉरेन एक्सचेंज 300 रुपये का फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे यूज़ हुआ है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अरे तुझे 100 देने, मुझे 200 तुझे देने, तो तू सिर्फ 100 रुपये मुझे दे, तो $100 का खाली यूज़ हुआ, तो फॉरेक्स का कम यूज़ हुआ कि नहीं, यस। देन नेशनल करेंसीज में जो है सेटलमेंट हम कर सकते हैं, और ये 1930s में इसकी रिक्वायरमेंट देखी गई। फॉरेन एक्सचेंज की शॉर्टेजेस थे, गोल्ड स्टैंडर्ड उस समय था, यानी कि गोल्ड से लिंक करके जो डॉलर का रेट है वो डिसाइड किया जाता था, वो भी ब्रेक हो गया, ठीक है। इस वजह से ओरिजिन इसका क्या है, UNESCAP नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, 1974 में उसने जो डिफ़िकल्टीज थे रीजन में देखे और फिर इसको लेकर आए। बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये कंट्रीज कौन कौन से इंक्लूडेड है यहाँ पर, ये चीज पूछी गई है, BBIIMM ठीक है बहुत आसान है, BBIIMM एंड NPS, इस तरीके से आप याद रख सकते हो, BBI BIM NPS, ठीक है। व्हाट आर दीज, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ठीक है।
रीजंस क्या है, ट्रेड, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल इसको यूज़ करने के लिए, बैलेंस करंट अकाउंट के लिए ये सारा किया गया है, और रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए ये यूनियन लाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन क्लियरिंग यूनियन याद रखना, क्वेश्चन आ चुका है और पूछा जा सकता है आगे भी। इसके बेनिफिट्स क्या है, डोमेस्टिक अगर हम देखें तो बेनिफिट्स एंड कॉस्ट क्या है, डोमेस्टिक इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ाने का, सेविंग्स जो है उनका मोबिलाइज किया जा सकता है, एक्सटर्नल शॉक्स को अब्जॉर्ब किया जा सकता है। जितना इंटरकनेक्टेड रहेगा उतना ज़्यादा ग्लोबल इकोनॉमी में वेरिएशंस अगर होंगे तो वो अब्जॉर्ब किए जा सकते हैं, उसका जो है इफेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो इस वजह से सब पे थोड़ा थोड़ा इफेक्ट ही होता है। ठीक है, इसके अलावा गुड गवर्नेंस जो है उसे फॉस्टर किया जा सकता है, स्टेबल इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग को ये जो है बढ़ावा देगा। जितना इंटरकनेक्टेड होगा उतना इजीली फाइनेंसिंग जो है मिलेगा, पैसे जो है क्रेडिट में मिलेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी, फॉरेन कैपिटल पर हम कम रिलाई करेंगे, और पॉलिसी इम्पल्सेस को ट्रांसमिट किया जा सकता है जितना इंटरकनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मनी मार्केट में जो है उसके रेट्स रेपो रेट से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो अगर जुड़े हुए नहीं होते, इंटरकनेक्टेडनेस नहीं होता, तो जब भी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किया जाता है, रेपो रेट चेंज हो रहा है, तो मनी मार्केट में वो रिफ्लेक्ट नहीं होता, ट्रांसमिट नहीं होता। तो ये इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने का बहुत अच्छा तरीका है इंटरकनेक्टेडनेस एट द डोमेस्टिक लेवल। अब ग्लोबल एंड रीजनल लेवल पे बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंटरनेशनल रिस्क जो है वो शेयर हो जाता है। फॉर एग्जांपल देयर इज रिस्क विथ रेस्पेक्ट टू सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं तो वो रिस्क शेयरिंग हो जाता है। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स जो है वो बढ़ते हैं, जितना ज़्यादा ट्रेड, जितना ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होंगे बाहर के कंट्रीज, उतना ज़्यादा हम पर विश्वास करेंगे, उतना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। फाइनेंशियल ओपननेस होती है, एफिशिएंसी, ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम की, कंपटीशन भी बढ़ता है, मोनोपोलिस्टिक कार्टलाइज्ड मार्केट्स जो है, लेट्स वो चीज़ है, लेट्स से हम सिर्फ एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज से हम सामान ले रहे हैं, ऑयल फॉर एग्जांपल, तो वो सारे कार्टेल यानी कि एक दूसरे में डिस्कस करके प्राइस हमें इतना रखना है, इतना हाई प्राइस ऐसे देना है, सिर्फ इनसे हमारा ट्रेड रहेगा, इंटरकनेक्टेडनेस कम रहेगा, तो हम बाकी मार्केट से जो कम दाम में, लेट से 80 रुपीज़ में दे रहे हैं 1 लीटर, तो बाकी मार्केट्स में कम दाम में जो है वो ऑयल हम नहीं खरीद पाएंगे। लेट से दूसरा मार्केट है 70 में दे रहा है, हमारा ट्रेड सिर्फ इनसे है, सिर्फ इनसे बातचीत होती है, तो ऐसे में ये वाला जो है 70 रुपीज़ वाला ऑयल हम नहीं खरीद पाएंगे। तो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ाने का मतलब है कि कंपटीशन बढ़ेगा और इस तरह के मार्केट से हम बचेंगे। कॉस्ट क्या है, कंटेजियन का रियल चैनल। ठीक है, तो एक तो ये कंटेजियन का रियल चैनल का मतलब क्या है, लेट्स से यूएस में एक बैंक जो है वो फेल हो गया, इसके फेल होते ही यूएस में और बैंक्स फेल होंगे, इंश्योरेंस कंपनीज यूएस में फेल होंगे, और ये आगे ये स्प्रेड होगा और यूरोपियन यूनियन में ये सब फेल होंगे, इंडिया में फेल होंगे ये, तो ये रियल जो है चैनल ऑफ कंटेजियन है। अब एक और चीज़ है कि अगर यूएस में ये बैंक फेल हुआ तो इसका इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा इंडिया तक पहले, और इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज और जो स्टॉक प्राइजेस हैं वो क्रैश कर जाएंगे, तो दैट इज़ द इंफॉर्मेशन चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इससे जो है क्षतिग्रस्त होती है, और फ्लोज फंड्स मनी जो है वो मिसएलोकेट हो सकते हैं कई बार। लेट्स से इंटरकनेक्टेड है बट कुछ मनी और अमाउंट की इंडिया में ज़रूरत है, बट हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन मार्केट में ज़्यादा मुझे जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो सारा हम फॉरेन मार्केट में बेचते रहे, तो फंड्स का मिसएलोकेशन हो सकता है, रिसोर्सेज का मिसएलोकेशन हो सकता है। अब्रप्ट रिवर्सल रिस्क, फॉर एग्जांपल जो इंटरकनेक्टेडनेस था बहुत ज़्यादा था, साउथ ईस्ट एशियन जो ये कई सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, तो ये कंट्रीज़ में बाहर कंट्रीज़ के लोग बहुत ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्ट करते थे। अब एक बार क्या हुआ 1996-7 में सारे पैसे खींच के एक ही बार ले गए और पूरी इकोनॉमी खाली हो गई, जैसे कि हवा निकल जाती है ना, वैसा हो गया था। तो ये रिस्क होता है कैपिटल फ्लोज की, इस वजह से वॉलेटिलिटी होती है। विच ऑफ द कंट्रीज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियन क्लियरिंग यूनियन, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। तो वी हैव एन आइडिया कि हमने ए तो नहीं देखा हमारे फॉर्मूला में, तो अफगानिस्तान सी इज द राइट आंसर विच इज़ नॉट अ पार्ट। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली, एशियन क्लियरिंग यूनियन, बेनिफिट्स, कॉस्ट का। फाइनली जो है टाइप्स और इंटरकनेक्टेडनेस के और भी कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो मार्केट इंटरकनेक्टेडनेस यहाँ पर होता है, मनी मार्केट का है, जैसा कि हमने देखा कि मनी मार्केट किस तरीके से रेपो रेट से डायरेक्टली लिंक्ड है। तो फर्स्ट लेग होता है मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का, ये हम जानते हैं। ठीक है, कॉल मनी मार्केट रेट जो होता है वो डायरेक्टली रेपो रेट से लिंक्ड है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट आरबीआई के द्वारा, और डोमेस्टिक मार्केट्स ट्रांजैक्शंस
वगैरह करती है। और इससे जो है मनी मार्केट इवन दो इंटरकनेक्टेड है और बहुत ही आराम से जो है इस पर जो डिसरप्शंस फॉरेन इकोनॉमी में, ग्लोबल इकोनॉमी में होते हैं वो उसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इसे मैनेज किया जाता है आरबीआई के द्वारा। 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है मनी मार्केट रेट्स को एक्चुअली ट्रैक करते हैं। ओके, क्रेडिट मार्केट की अगर हम बात करें, बैंक्स डोमिनेट करते हैं यहाँ पर, और ये कई सारे फैक्टर्स पर मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन एक्चुअली डिपेंड करता है, रेगुलेशन, डॉलराइजेशन, एसेट क्वालिटी, ये सब। ठीक है, तो क्रेडिट मार्केट क्या है, लोन्स जो बैंक्स देते हैं उसका इंटरेस्ट रेट का यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो वो तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है टू द रेपो रेट आज के डेट में। रेपो रेट में चेंज करने पर भी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा वेरी नहीं हो पाता। इसका रीज़न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और यहाँ पर ये चीज़ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि रेगुलेशन कैसा है, किस तरीके से जो है रेपो रेट को ट्रांसमिट करने की कोशिश की जा रही है। एक एग्जांपल अगर हम लें, वी हैव अ बैंक अपना होम लोन पे इंटरेस्ट रेट 10% इसने सेट किया है। इसने कहा रेपो रेट जो भी है उस पर मैं 5% ऐड करूँगा। रेपो रेट लेट से 5% है। अब बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 6% कर दिया, बट ये बैंक ने क्या किया, अपना जो स्प्रेड है यानी कि एक्स्ट्रा जो ऐड कर रहा है यहाँ पर उसे कम करके इंटरेस्ट रेट को सेम रखा। बट आरबीआई का एम ये था कि इससे इंटरेस्ट रेट एक्चुअली बढ़े, वो नहीं हुआ ट्रांसमिट। तो अगर रेगुलेशन स्ट्रांग होगा, आरबीआई पीछे पड़ेगी कि ये ट्रांसमिट करो, तो ट्रांसमिट करना पड़ेगा, और ये 10 से 11% हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स अपॉन रेगुलेशन। ठीक है, इसी तरीके से कंपटीशन, एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी पे डिपेंड करता है। और ये सारा कुछ एज वी हैव सीन मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन। वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो रेट है, ये सब को ये जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। इश्यूज़ क्या है, इंटरेस्ट रेट्स एडमिनिस्टर्ड जो हैं आरबीआई इस तरीके से जो फोर्स कर रहा है, दैट इटसेल्फ इज़ एन इश्यू, क्योंकि बैंक्स को होना चाहिए अपना खुद का जो है फ्रीडम टू डिसाइड दीज थिंग्स, और कई बार फोर्स करना भी पड़ता है जब बैंक्स बहुत ज़्यादा एडमेंट हो जाते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ लार्ज इनफॉर्मल फाइनेंस, फिस्कल डोमिनेंस यहाँ पर है, ये सारी चीज़ें। इनफॉर्मल फाइनेंस यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, तो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट से हमें क्या मतलब, हम तो मनी लेंडर से ले लेंगे। और साथ के साथ गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, उसे फिस्कल डोमिनेंस कहते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ें ट्रांसमिट नहीं होती और ये चीज़ नहीं दिखती। कैपिटल मार्केट में क्या, कैपिटल इक्विटी मार्केट मूवमेंट, बॉन्ड एंड मनी मार्केट जो है ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल मनी मार्केट क्या है, लेट्स से ट्रेजरी बिल या फिर ऐसे जो शेयर्स वगैरह है वो सब मनी मार्केट में। तो अगर बॉन्ड मार्केट का, बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अगर आपको लो दिख रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अपने सारे पैसे जो हैं वो हाई इंटरेस्ट रेट्स, हाई जो आपको प्रॉफिट दे रहा है, दैट इज़ मनी मार्केट, वहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करोगे। मनी मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सेफ नहीं होता है, मेनली शॉर्ट टर्म का होता है, एंड ये सेफ नहीं होता। सेफ नहीं होने का मतलब क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, यहाँ पर फिक्स्ड जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाता आपको कई बार। यहाँ पर क्या है, बॉन्ड्स में आपको फिक्स्ड प्रॉफिट मिलेगा, पर ये प्रॉफिट अगर कम होगा तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, प्रॉफिट ज़्यादा चाहिए, फिक्स नहीं भी हो बट मैं रिस्क लेके इन्वेस्ट करूँगा। तो इस तरीके से, तो जैसे इसके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं आप इसमें इन्वेस्ट करने लगते हो, और जैसे इसके इंटरेस्ट रेट कम होते हैं आप इसमें इन्वेस्ट करने लगते हो। तो ये दोनों अपोजिट जो है मूव करते हैं। बॉन्ड यील्ड्स राइज होंगे तो स्टॉक मार्केट इंडिसेस ड्रॉप होंगे। इंटरकनेक्टेडनेस मूव स्टॉक मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब, अक्रॉस द ग्लोब स्टॉक मार्केट सारे एक साथ मूव होते हैं, एक का बढ़ रहा है तो दूसरे का भी बढ़ रहा है ऐसे। फॉरेक्स मार्केट्स की अगर हम बात करें तो स्टॉक मार्केट्स जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर इनफ्लो एंड पुल ड्यूरिंग मार्केट फॉल। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट्स में होता ये है कि कोई भी इंटरनेशनली वेरिएशन हुआ तो डॉलर्स में अगर चेंज आया तो पूरे ग्लोबली जो डॉलर्स से लिंक्ड मार्केट्स हैं सारे के सारे फॉल या राइज इस तरीके से करते हैं। ओके, यूएस डॉलर विल गो अप इंडिकेटिंग ए डेप्रिसिएशन इन द रुपी। ठीक है, तो इसके अलावा अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यूएस डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है वो भी वेरी करेगा। बहुत सारे डॉलर्स अवेलेबल हैं तो रुपीज़ आप कम दोगे तो एक्सचेंज रेट जो है वेरी करेगा। ये चीज़ें इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, इसका मीनिंग क्या है। तो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस का मतलब है, फॉर एग्जांपल बैंक है,
बैंक बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करता है, वो खुद का क्रेडिट लोन वगैरह प्रोवाइड करना, फिर जो है मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस करना, और फॉरेक्स रिलेटेड डीलिंग्स भी करता है। तो पहले ऐसा होता था कि इसका जो ट्रेजरी है, यानी कि इसके ट्रांजैक्शंस के मनी जो है उनको हैंडल करने का पूरा जो सेटअप है वो अलग है। मर्चेंट बैंकिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो हैंडल करने का सेटअप है वो अलग है, फॉरेक्स का हैंडल करने का सेटअप अलग है। कौन से ट्रांजैक्शंस को, यानी कि ट्रेजरी ऑपरेशंस अलग अलग होते थे। अब क्या है, कहा जा रहा है कि इन सभी को इंटीग्रेट कर दो, एक साथ ले आओ, सारे जो है मनी को मैनेज करने के ट्रेजरी ऑपरेशंस एक साथ ही करना चाहिए। उसे हम इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशन कह रहे हैं, जहां पर फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी एक ही ट्रेजरी के थ्रू, एक ही सेट ऑफ ऑपरेशंस के थ्रू हो। ये क्या है, होलिस्टिक फंड डेवलपमेंट यहाँ पर होगा अक्रॉस डोमेस्टिक एज वेल एज ग्लोबल मनी एंड फॉरेक्स मार्केट्स। ठीक है, ग्लोबली भी ये चीज़ होनी चाहिए। एंड इंडिया में अगर हम देखें तो सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन्हें ये चीज़ करनी चाहिए। इसके साथ डोमेस्टिक ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट ऑपरेशंस, पहले जैसे मैंने कहा फॉरेक्स डीलिंग्स जो बैंक है वो अलग होते थे इन कंपैरिजन टू अदर थिंग्स, बट अब इन्हें इंटीग्रेट करने की मांग जो है आई है। इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन, एक्सचेंज कंट्रोल का ये सारा कुछ हुआ। तो ऐसे में क्या है, बहुत ज़्यादा फॉरेक्स मार्केट में कई बार बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है। तो उन्हें ओवरकम करने के लिए हम इंडियन जो मार्केट है वहाँ से मनी के ट्रांजैक्शंस को बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, दैट इज़ द नीड फॉर इंटीग्रेशन। अब फंक्शंस क्या है इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस के, तो रिजर्व मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है यहाँ पर किया जा सकता है। तो ट्रेजरी अगर सेम होगा तो जो रिजर्व्स रिक्वायर्ड है अलग अलग चीज़ों के लिए, CRR, SLR और फॉरेन एक्सचेंज को वो जो है उसमें डील करने के लिए रिजर्व्स चाहिए होंगे, तो वो सभी एक जगह मेंटेन होंगे और इस तरीके से सारे के सारे रिजर्व्स को हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ये चीज़ कही जा रही है। लिक्विडिटी जो है, फंड्स के मैनेजमेंट बहुत ईजी होगा, कैश फ्लोज को इजीली एनालाइज आप जो है यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, बैलेंस्ड एंड वेल डाइवर्सिफाइड लिक्विडिटी बेस रहेगा। इसके अलावा एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी सही होगा। ऑप्टिमल साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्राइस एंड द प्राइस जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर सारे के सारे जो ट्रेजरी ऑपरेशन से एक साथ अगर किए जाएंगे तो ऐसे में सारी चीज़ों को बैलेंस करना, प्राइस और ग्रोथ रेट वगैरह जो बैलेंस शीट की है वो बैलेंस करना, एसेट्स एंड लाइबिलिटी को मैनेज करना इजी रहेगा। यही चीज़ है कि लेट से आपके 10 कार्स है, सबको मैनेज करना मुश्किल होगा। आपने एक बड़ा SUV खरीद लिया तो उसे मैनेज करना ज़्यादा इजी होगा, वही बात है। ठीक है, यही चीज़ अलग अलग तरीके से कही गई है। रिस्क मैनेजमेंट ईजी होता है, आर्बिट्रेज जो है बहुत ईजी होता है, साइमल्टेनियसली बाइंग एंड सेलिंग सेम टाइप ऑफ एसेट्स टू मार्केट्स में अगर हम कर रहे हैं वो चीज़। ठीक है, अब फाइनली एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कंटेजियन इफेक्ट कह रहे हैं। तो मार्केट्स इंटरकनेक्टेड है तो इसका असर तो होगा ना, तो वन ऑफ द इफेक्ट इज कंटेजियन इफेक्ट। इसका हम कह सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिगेस्ट एग्जांपल इज ऑफ द 1930s का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल क्राइसिस हुआ था। तो उसमें हमने ये देखा कि बहुत सारे US के बैंक्स फेल हो गए। फेल होने पे दो तरीके से इसका इफेक्ट हुआ। पहला तो US के अंदर ही बहुत सारे बैंक्स और जो इंश्योरेंस कंपनीज है, पेंशन फंड से, वो भी फेल हुए। फेल होने के बाद ये सारे जो है यूरोप में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया हुआ था, पैसे लगाए हुए थे, तो उनके बैंक्स कंपनीज ये भी फेल हुए। इंडिया में बहुत सारे जो है उन पर भी असर हुआ, फेल तो नहीं हुए बट असर हुआ। ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में स्प्रेड हुआ, तो इसे हम रियल इफेक्ट कहते हैं, रियल कंटेजियन इफेक्ट। दूसरा है, इसकी इन्फॉर्मेशन जब इंडिया पहुंची तो इंडिया में स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा। कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन जाए बस स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू। तो ये इन्फॉर्मेशन चैनल के थ्रू भी हुआ, तो दैट इज कॉल्ड कंटेजियन इफेक्ट। तो इसका इफेक्ट जो है, बार बार हम ये चीज़ पढ़ चुके हैं, इंटरकनेक्टेडनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट है ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस का स्प्रेड होना, इसका मीनिंग है डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में रियल एंड इन्फॉर्मेशन दो चैनल्स से होता है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। इफेक्ट्स क्या है इसके, मार्केट 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में क्रैश हुआ, US टेपर टैंट्रम्स वगैरह होते हैं। फॉर एग्जांपल US में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें कई बार बढ़ाया घटाया जाता है, और जब इस इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है उसका इफेक्ट होता है, ये चीज़ें। ठीक है,
फॉल इन वैल्यू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एमर्जिंग मार्केट करेंसीज। तो इससे बहुत सारे करेंसीज का जो वैल्यू है वो फॉल हो जाता है। टेपर टैंट्रम इज एसेंशियली जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा वो बढ़ा दिए जाते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा लोन्स यूएस से ले नहीं सकते, यानी कि यूएस डॉलर्स जो है वो यूएस से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो इंडिया में डॉलर्स की कमी होने लगती है। तो एक डॉलर के सामने जितने रुपीस आपको पहले लेट से 80 रुपीज़ देना पड़ रहा था, अब आपको 160 रुपीज़ देना पड़ रहा है। तो आपका जो करेंसी है वो उसकी वैल्यू कम हो गई यूएस डॉलर के सामने। तो यही चीज़ कहा गया है कि फॉल इन वैल्यू ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एमर्जिंग मार्केट करेंसीज। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, ये सारी चीज़ें, ये इफेक्ट्स जो है देखे जाते हैं। That was it. Now let us answer this question. Which among the following is or are the functions of the integrated treasury operations of banks? Approximate mix of investment portfolio to optimize yield and duration. ठीक है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का एक मिक्स होता है जहाँ पर आप फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप इंडियन मार्केट में भी कर रहे हो, अलग अलग, तो वो सारे के सारे इंटीग्रेटेड ट्रेजरी ऑपरेशंस के थ्रू मैनेज किए जा रहे हैं। तो येस, दैट इज करेक्ट। यील्ड, ड्यूरेशन, ये सब ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड ट्रेजरी परफॉर्म्स द ट्रेडिशनल रोल ऑफ फॉरेक्स डीलिंग रूम एंड ट्रेजरी यूनिट। ठीक है, ट्रेजरी यूनिट नॉर्मल जो ट्रांजैक्शंस है किसी बैंक के या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के, वो फॉरेक्स डीलिंग रूम जो है फॉरेक्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को संभालते हैं। ठीक है, दोनों का जो काम है वो इंटीग्रेटेड ट्रेजरी परफॉर्म करता है। यस, सो द करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन, और इसी तरीके से सेशन में जो भी हमने पढ़ रखा है इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वी हैव कम अप विद दिस पीडीएफ जिसमें आपको आई एंड आईएफएस के 400 सॉल्व्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये जो 400 सॉल्व्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका पीडीएफ का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ। डू गेट दिस पीडीएफ, आप प्रैक्टिस अच्छे से करो क्वेश्चंस को। नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस फर्दर। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आ गया हूँ जो एक्चुअली मई 2023 में पूछे गए थे। जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चंस। वीडियो को पॉज करो एंड यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चंस जिस तरीके से कई लोगों ने आंसर किया है। विष्णु, पवन, मैनी, बहुत लोगों का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट देन यस, राइट, पॉज द वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चन एंड इसको आपको कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। 1 2 3 4 5 जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे अभी। Second question, pause the video and let me know the answer. Third question, pause the video and let me know the answer in the comment section. Fourth question आपके सामने है, pause करिए and then answer it. Right. So actually there were 5, but I think 4 ही हमने देखे, एक question recall नहीं हो पाया है, तो that is why. I hope you have enjoyed the session. आपकी कोई भी query से you can always call us on 8146207241, या फिर you can drop a mail at hello@edutap.co.in. Okay. And I hope you have enjoyed the session. If you have, please like, share, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के बहुत सारे अच्छे वीडियोस जो है वो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ if you have liked the video, you can also share a comment in the comment section. You can also drop a mail at hello@edutap.co.in. Okay, thank you so much. All the best. Keep your confidence high. Jai Hind.